नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे जमीन का एक छोटा सा पारिवारिक विवाद एक दोहरे हत्याकांड की वजह बन सकता है? आज हम बात करेंगे ओमपाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले की। ये एक ऐसी कहानी है जिसे भारत की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में दशकों लग गए। तो चलिए इस मामले की गहराइयों को समझते हैं। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1988, मई का महीना। रिश्तेदारों के बीच एक खेत की मेड़ को लेकर बस कहासुनी हुई थी, लेकिन देखते ही देखते ये बहस इतनी बढ़ गई कि इसने हिंसा का रूप ले लिया। जो एक मामूली सी बात से शुरू हुआ वो एक ऐसी भयानक त्रासदी बन गया जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। और यहीं से ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। देखिए, एक ही घटना हुई, लेकिन पुलिस के पास कहानियां पहुंची 2, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक पक्ष कहता है कि हम तो अपनी जान बचा रहे थे, ये तो सेल्फ डिफेंस था। वहीं दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं, ये एक सोचा समझा हमला था। तो आखिर सच क्या था? ये कोई ऐसा मामला नहीं था जिसका फैसला झटपट हो गया हो। नहीं, ये एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई थी जो करीब करीब 4 दशकों तक चली। सोचिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये संघर्ष चलता रहा, और इसमें शामिल परिवारों पर इसकी कितनी गहरी छाप पड़ी होगी। तो चलिए भारत की न्याय प्रणाली में इस केस के सफर को देखते हैं। सबसे पहले ट्रायल कोर्ट यानी निचली अदालत ने अपीलकर्ताओं को हत्या का दोषी पाया। फिर मामला गया हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया। मतलब जब तक ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तब तक 2 अदालतें उन्हें पहले ही दोषी मान चुकी थीं। और ये एक बहुत ही जरूरी बात है। अपीलकर्ताओं के सामने एक बहुत बड़ी कानूनी चुनौती थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर उन मामलों के तथ्यों की दोबारा जांच नहीं करता है जिन पर 2 निचली अदालतें पहले ही एकमत हो चुकी हों। ऐसा करने के लिए केस का वाकई में असाधारण होना बहुत जरूरी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला 2 बिल्कुल अलग-अलग दलीलों के बीच एक आखिरी कानूनी जंग की तरह था। आइए समझते हैं कि दोनों पक्षों की दलीलें आखिर थीं क्या। अपीलकर्ताओं का कहना था कि ये सब अचानक हुई एक लड़ाई थी जो बस हाथ से निकल गई, और उन्होंने जो भी किया वो अपनी जान बचाने के लिए किया। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन का कहना था कि नहीं, ये एक सोचा समझा हमला था और अपीलकर्ता ही हमलावर थे। तो अदालत को अब ये तय करना था कि ये एक अचानक हुई लड़ाई थी या एक सोची समझी हत्या। अब हम इस पूरे मामले के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं कि आखिर अदालत ने सच का पता लगाने के लिए सबूतों को कैसे परखा, कैसे तौला। ये एक बड़ा सवाल है ना? जब हर कोई एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहा हो तो अदालत आखिर किसकी बात पर यकीन करे? तो अदालत ने एक खास तरह के गवाह पर अपना पूरा ध्यान लगाया। और यहीं पर कोर्ट की समझदारी सामने आती है कि वो सबूतों को कैसे देखते हैं। कोर्ट ने एक सिद्धांत का इस्तेमाल किया जिसे कहते हैं स्टैम्प्ड विटनेस। अब ये स्टैम्प्ड विटनेस क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि अगर कोई इंसान उस घटना में घायल हुआ है तो ये बात तो पक्की है कि वो वहां मौजूद था। उस पर एक तरह से मोहर लग गई कि वो वहीं था। वो कोई दूर खड़ा तमाशा देखने वाला नहीं था, बल्कि उस घटना का एक हिस्सा था। इस केस में वो घायल गवाह थे बंगाल सिंह यानी PW2। उनकी गवाही प्रोसिक्यूशन के केस की रीढ़ की हड्डी थी। उन्होंने पूरी तफसील से बताया कि झगड़ा कैसे शुरू हुआ और अपीलकर्ताओं ने कैसे हमला किया। और सबसे खास बात ये कि 2 और गवाहों ने भी उनकी कहानी की पुष्टि की, और यहां तक कि बचाव पक्ष ने भी ये माना कि हां, बंगाल सिंह मौके पर मौजूद थे। इससे उनकी गवाही को जबरदस्त वजन मिला। अब जरा इन चोटों पर गौर कीजिए। अदालत ने सिर्फ ये नहीं देखा कि किसे चोटें आईं, बल्कि ये भी देखा कि चोटें किस तरह की थीं। जो लोग मारे गए उनके सिर पर फावड़े जैसे धारदार हथियारों से गहरे घाव थे। वहीं अपीलकर्ताओं को ज्यादातर लाठियों से लगी कम गंभीर चोटें थीं। ये फर्क बहुत अहम था क्योंकि ये मारने के इरादे की तरफ साफ साफ इशारा कर रहा था। अपीलकर्ताओं की जो मुख्य कानूनी दलील थी वो इसी पर टिकी थी। उन्होंने कहा कि ये कोई पहले से सोची समझी हत्या नहीं थी, बल्कि ये IPC की धारा 300 के चौथे अपवाद के तहत आने वाला मामला था, यानी एक अचानक हुई लड़ाई में हुई मौत। यह हत्या और गैर इरादतन हत्या के बीच का एक कानूनी अंतर है। लेकिन अदालत ने इस तर्क को नहीं माना। उनका तर्क बिल्कुल साफ था। जब कोई किसी के सिर पर फावड़े की धार वाली साइड से वार करता है तो ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं होती, ये इरादा दिखाता है, जान लेने का इरादा। इसीलिए अचानक लड़ाई वाली दलील को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। तो इन सभी सबूतों और दलीलों का विश्लेषण करने के बाद दशकों तक चली ये कानूनी लड़ाई आखिरकार अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले को ही सही ठहराया। अपील खारिज कर दी गई।
तो संक्षेप में समझें तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन मुख्य बातों पर आधारित था। एक घायल गवाह की मजबूत और भरोसेमंद गवाही, दूसरे गवाहों का उसे सपोर्ट करना, मेडिकल सबूत जो मारने के इरादे को साबित कर रहे थे, अपराध का एक साफ मकसद और एफआईआर में देरी के लिए एक सही वजह, इन सब ने मिलकर एक ऐसा मजबूत केस बनाया जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। और ये मामला हमें इसी गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है, वो बारीक रेखा आखिर कहाँ है जो गुस्से में की गई हाथापाई को एक सोची समझी हत्या से अलग करती है। इस मामले में अदालत ने उस रेखा को हथियारों, चूटों और सबसे जरूरी इरादे के सबूतों के आधार पर खींचा।